Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. हाँ आकाश मॉर्निंग सर। हम लोग डेटा लिंक के लिए रिवीजन कर रहे थे। Yes, sir. तो तुम लोग कुछ पढ़े हो कि? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। तुम लोग जो रिवीजन हो रहा है, डेटा लिंक क्लियर हो रहा है, डेटा लिंक क्लियर रिवीजन के दौरान तो हम पूछेंगे। तो तुम लोग कुछ पढ़े हो? संडे भी मिला, सैटरडे मिला, दो दिन गैप था बीच में, तो उम्मीद करते हैं कि पढ़े होगे। Yes, sir. यस सर। पढ़े हो ना? तो हम पूछेंगे भी। और हम लोग कहाँ तक थे? फ्लो कंट्रोल कर लिए थे, है ना? सर स्लाइडिंग विंडो चल रहा था सर, जिसमें फिर हाँ वही हम लोग था। को सीआरसी सॉरी हम लोग को जो करेक्शन वाला काम था वो करना था। सिलेक्टिव ARQ और गो बैक एन, ये दोनों हम लोग कर चुके थे। सिलेक्टिव ARQ में ऐसा कुछ प्रावधान किया गया फ्लो कंट्रोल में। तो हम लोग तो ये देख लिए कि जो नॉइजलेस चैनल है उसमें क्या करते थे, उसमें पहला वाला जो सिंपलेस्ट था उसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम क्योंकि नहीं होना था, हमको पता था कि इस तरह का नेटवर्क है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हम कुछ बॉदर ही नहीं करते थे। हमको कुछ बॉदर करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सारा का सारा बगैर कोई चीज मैनेज किए हुए बहुत अच्छे से सब काम हो रहा था। बिकॉज की वो जो चैनल था वो ऐसा माना गया था, ऐसा चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है नॉइजलेस चैनल। और बाद में फिर हम उसी चैनल पे अलग अलग प्रॉब्लम को इम्पोज करते गए, उसका सॉल्यूशन ढूंढते चले गए, तो हमारा बन गया। तो नॉइजलेस चैनल में हम लोगों ने देखा सिंपलेस्ट में अगर बाई चांस अगर डेटा पैकेट ड्रॉप होने लगे तब क्या करेंगे। तो सिंपलेस्ट में सिर्फ इतना किया गया कि जो पैकेट हम भेज रहे हैं उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा तभी हम दूसरा पैकेट भेजेंगे। ये बड़ा बहुत सिंपल इम्प्लीमेंटेशन था। ये हम तुम्हारा नाम लेंगे, तुम यस सर बोलोगे तो तभी हम आगे कुछ बोलेंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि जब अगर मान लो वो डेटा, वो पैकेट, वो फ्रेम रिसीवर तक ना पहुंचे, नहीं पहुंचता है, उस कंडीशन में तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा नहीं, उसको पता ही नहीं कि हमको कुछ भेजा गया है। तो क्वेश्चन सवाल ही नहीं उठता है कि वो उसका एक्नॉलेजमेंट भेजे। उस कंडीशन में सेंडर फॉरएवर एक्नॉलेजमेंट का वेट करता रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डेडलॉक हो गया। ठीक है, ये तो बात हो गया। इसके बाद हम आते हैं इसमें जो है तुम्हारा नॉइजी चैनल में। तो नॉइजी चैनल में हम जब आते हैं तो हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि क्या हम उस पैकेट के डिस्ट्रॉय होने को मैनेज कर सकते हैं, जो वहाँ पे हमको डेडलॉक हो रहा था उसको कवर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हम तुम्हारा नाम लेंगे और जो यस सर तुम नहीं बोलोगे तब तक हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कितना देर तक? कुछ देर तक वेट करेंगे, उसका तुम्हारा नाम दोबारा लेंगे, है ना? कहाँ ध्यान है अभिनव तुम्हारा, सुन नहीं रहे हो, ऐसा करके बोलेगे ना। तो यही हमारा स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। स्टॉप एंड वेट में है कि आप सेंड कीजिए, स्टॉप होइए, वेट कीजिए। वेट करने के बाद अगर आपको एक नियत समय के अंदर अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट मान के रिपीट रिक्वेस्ट मान के भेज देना है। ठीक है, वो रिक्वेस्ट कब होगा? जैसे ही हम डेटा पैकेट सेंड कर रहे हैं वैसे ही एक टाइमर हम चालू कर दे रहे हैं। ठीक है, टाइमर हम चालू कर दे रहे हैं और टाइमर के एक्सपायरी पे
नियत समय के खत्म होने पे जो बोल रहे हैं वैसे ही है। ये चाहे जो हमारा टाइमर है टिक 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 शुरू हुआ, और जो टाइम हम फिक्स किए थे कितना देर के अंदर चला भी जाएगा चला भी आएगा, ठीक है। ये जो बात कर रहे हैं हम लोग टाइमर का, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। कोई बता सकता है क्या कि कोई भी स्टेशन डेटा सेंड करने के बाद टाइमर कितना देर के लिए सेट करता है? नहीं नहीं ध्यान है तुमको। हम लोग जब बात कर रहे थे जब हम लोग मीडिया एक्सेस कंट्रोल की बात कर रहे थे, और तब हम लोग बात किए थे कि जो हम चैनल का जो टोटल प्रोपगेशन टाइम है सेंडर रिसीवर तक का, वो टीपी उधर जाने के लिए और एक टीपी इधर आने के लिए, सेम टू सेम टीपी और जीरो टीपी। सर 18% इसको समथिंग था सर। नहीं वो तो चैनल यूटिलाइजेशन था नीतीश। हम बोल रहे हैं कि हम कितना देर तक वेट करेंगे एक्नॉलेजमेंट का, कितना देर तक वेट करेंगे और उसके बाद हम रीसेंड करेंगे। तो था कि 2p टाइम, टोटल जो प्रोपगेशन टाइम था सेंटर टू रिसीवर, वो एक टीपी जाने के लिए और एक टीपी आने के लिए, तो 2 टीपी टाइम हो गया। समझ रहे हो? टोटल प्रोपगेशन टाइम अगर सेंटर से रिसीवर के बीच 1 सेकंड का है, तो हम 2 सेकंड के लिए हम वेट करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए। इसमें थोड़ा सा ये आर्गुमेंट तुम कर सकते हो कि भाई स्टेशन जिसको पैकेट मिलेगा उसका कुछ प्रोसेसिंग टाइम भी तो लगेगा, कुछ प्रोसेसिंग टाइम भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ टिपी गया और जैसे पैकेट को देखा वैसे ही वो रिसीव कर भेज दिया, ऐसा नहीं होगा। वो पैकेट को उसके फिजिकल लेयर पे पैकेट आएगा, वहां से पैकेट को रिसीव करने के बाद अपर लेयर को भेजा जाएगा, फिर अपर लेयर को भेजा जाएगा, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे तय होगा ये डेटा इसी का है कि नहीं है। जब इसी का है तो सीआरसी चेक किया जाएगा कि डेटा करेक्ट है कि नहीं है। जब करेक्ट होगा तब इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा काम होगा। तो उसमें एक बात है यहाँ पे कि हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम मेरा इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। एक कंप्यूटर में कुछ बाइट्स का पैकेट जो हमको प्रोसेस करना है इसलिए, ठीक है। तो ये ऐसे हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइमर होगा, टाइम आउट पीरियड होगा, वो 2 टीपी के बराबर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है बता बोले? यस सर। ठीक है, एक टीपी जाने में और दूसरा टीपी आने में। आने में। यस सर। देवाशीष क्लास नहीं कर रहा है क्या आजकल? पता नहीं सर, पिछला क्लास भी नहीं किया था। अच्छा देखो, पिछला क्लास भी किया था लेकिन लेट आया, तो आज फिर लेट आ रहा है। ओके, ये तो हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे क्या था कि ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट कर दिए, लेकिन हमको ये समझ में आया कि जब हम डेटा पैकेट को भेज रहे हैं अब बहुत हमको 2 टीपी टाइम इंतजार करना पड़ा है, या यूँ कहो कि हमको कुछ टाइम तक इंतजार करना पड़ा एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो उतना देर आइडल बैठ के इंतजार करना, हाथ में हाथ डाल के भाई आएगा एक्नॉलेजमेंट, हम काम करेंगे। उस टाइम में क्यों ना और पैकेट भेज दिए थे, कुछ न कुछ, क्यों ना कुछ और पैकेट हम भेज दें। और ये पैकेट जो हम लोग इसी विंडो, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल समझो। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कहने का मतलब कि हम एक बार में कितना फ्रेम भेजेंगे हम ये सोच रहे हैं, ठीक है। और एक बार में कितना फ्रेम हम भेजेंगे उसके हिसाब से, रिसीवर के हिसाब से, अगर रिसीवर सारा का सारा पैकेट एक्सेप्ट करता जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अपना विंडो का साइज बढ़ाएंगे, अपना विंडो का साइज बढ़ाएंगे। और बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि कुछ पैकेट लॉस करने लगेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं मिलेगा, फिर पैकेट घटा लेंगे, ठीक है। मान लो तुम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, हम लोग कुछ डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड स्पीड दिखता है ना, कितना केबी पर सेकेंड दिखता है कि 5 सेकंड रिमेनिंग, फिर थोड़ा देर में 7 सेकंड रिमेनिंग हो जाता है, फिर थोड़ा देर में 1 सेकंड रिमेनिंग हो जाता है। ये तो फ्लक्चुएट करता है, और जो डाउनलोड स्पीड हमको दिखाता है वो फ्लक्चुएट करता है। तो उसका कारण नहीं है कि सेंटर रिसीवर के बीच में जो
विंडो का साइज है दैट इज नॉट फिक्स, दैट इज नॉट फिक्स। हम 4 का विंडो बनाए, चारों डेटा पैकेट भेज दिए तुम्हारे पास, और तुम्हारा चारों एक्नॉलेजमेंट सेम टाइम में हमको मिल गया। ठीक है, हमको पता है कि तुम डेटा रिसीव कर रहे हो, जैसे 4 तो रिसीव कर रहे हो, तो बढ़ा के देखते हैं। हम क्या किए कि 8 कर दिए। ठीक है, 8 कर दिए। जैसे ही 8 किए, 8 तुम रिसीव कर लिए इन नो टाइम। बोले वाह बहुत बढ़िया है, रिसीवर तो बड़ा फास्ट है। तो हम 8 के बाद 16 कर दिए, 32 कर दिए, 64 कर दिए, 28 कर दिए। ठीक है, 200 पैकेट भेजे, तुम फ्रेम भेजे, 200 पैकेट फ्रेम भेजे, तो पता चला कि एक से लेके 190 तक हमको एक्नॉलेजमेंट मिला, 10 का नहीं मिला। 10 का नहीं मिला तो हमको लगा कि अच्छा ये लगता है कि 190 के बाद नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या किए कि वो 10 पैकेट जो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला हमको दोबारा भेजना है। तो इस बार क्या करेंगे कि 190 पैकेट ही भेजेंगे तुमको, जिसमें 180 पैकेट नया वाला होगा और ये 10 पैकेट पुराना वाला होगा। 190 पैकेट भेजेंगे। अगर तुम सही से एक्सेप्ट कर लेते हो नो टाइम तो फिर बढ़ाएंगे। या 190 पैकेट भी इस बार नहीं एक्सेप्ट होता है, 180 होता है, तो 10 पैकेट फिर कम, विंडो साइज 10 पैकेट फिर कम करेंगे। फ्लो कंट्रोल तो यही था। हम लोग फ्लो कंट्रोल में यही पढ़ते थे कि सेंडर ओवरवेल्म ना कर दे, फ्लड नहीं आ जाए उसके पास पैकेट का, ताकि वो संभाल नहीं पाए कहाँ रखे कहाँ पकड़े रहता है। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. तन्नू, Yes. नितेश, यस सर। ठीक है। इस तरह से देवाशीष लेट क्यों हो जाता है तुमको हमेशा? और कमलेश नहीं क्लास कर रहा है क्या? प्रगति समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? काजल, प्रगति, काजल, राहुल, पहचान? यस सर, समझ रहे हैं। सर पूरा समझ में नहीं है। किसको नहीं समझ में आया? राहुल को नहीं समझ में आया। राहुल, हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम तुमको कुछ सामान देंगे तो तुमको पकड़ना होगा, हाथ में लोगे तुम सामान, है ना? अगर हाथ से छूटेगा, गिर गया नीचे, तो हम सामान तुमको थोड़ा कम देंगे इस बार, नेक्स्ट टाइम। ढेर सारा चॉकलेट हम लेके आए हैं, बांट रहे हैं सबको। बांटने पहुंचे, बोले हमको दे दीजिए। हाँ, दोनों ऐसे फैलाए और हम उसमें 20 चॉकलेट रख दिए। 20 रख दिए, 4 चॉकलेट नीचे गिर गया। 4 चॉकलेट नीचे गिर गया तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम तुमको 16 टाइप चॉकलेट ही देंगे, ये सोच के तुम्हारे हाथ में 20 का जगह नहीं है, 16 देंगे। उसके बाद देखेंगे कि बड़ा अच्छा 16 बड़ा सेट हो गया, अब इसमें और जगह है देने का, तब हम कुछ और दे सकते हैं तुमको। ये है फ्लो कंट्रोल। सेंडर और रिसीवर के बीच में एक समझौता, एक अंडरस्टैंडिंग कि हम कितना दें जो तुम संभाल पाओगे, कितना दें ये संभाल पाओगे। यही था हमारा, ये था स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये तो हो गया जिसमें कि हम लोग वो कर दिए थे, टाइमर ऑन कर दिए थे। ये तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। विंडो एक जैसे हमारा घर का खिड़की होता है, जिसमें दरवाजे होते हैं, और उस विंडो से तुम उस विंडो से बाहर का कितना बड़ा एरिया देख सकते हो, कितना बड़ा एरिया देख सकते हो। अगर मान लो कि बहुत बड़ा एरिया हम नहीं देख सकते, पहले इधर देखना पड़ता है, तो इधर देखना पड़ता है। एक बार हम नहीं देख पा रहे हैं, एक बार हम नहीं देख पा रहे हैं, तो विंडो छोटा और विंडो बड़ा, ऐसे ही यही कंसेप्ट लेके चला गया है। विंडो साइज अगर हम रखते हैं, विंडो साइज में अगर हम बोलते हैं कि 100 पैकेट आ रहा है, तो ठीक है, तो हमको जितना डेटा जितना फ्रेम भेजना है, हम एक रेक्टेंगुलर विंडो बनाए, बोले कि 100 पैकेट ऐसे रखे, तो हमको 100 पैकेट इसके अंदर आ रहा है, 100 पैकेट भेज दिए। 100 पैकेट भेज दिए, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे। अगर एक्नॉलेजमेंट हमको 100 पैकेट का आ जाता है, तो हम इस बार 110 पैकेट भेज के ट्राई करेंगे। 110 पैकेट भेज के ट्राई करेंगे। अगर 110 पैकेट डिलीवर हो जाता है, तो पर अगली बार 120 पैकेट एक साथ भेज के ट्राई करेंगे। अगर वो उसमें 10 पैकेट का एरर आता है, 10 पैकेट ड्रॉप कर जाता है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम फिर 10 पैकेट घटा के भेजेंगे। Go back and समझे? तो हम
देखो गो बैक इन हो या सिलेक्टिव रिपीट हो, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं। हमको नहीं पता है कि आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, आई डोंट नो। सिंपल समझो, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, विंडो स्लाइड करेगा अगला अगला फ्रेम पे, और विंडो एक्सपैंड और स्क्वीज भी करेगा विंडो। ठीक है, इस सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि अगर हम कभी कुछ डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड में जो स्पीड दिखाता है वो स्पीड वेरी करता है ना, Yes, sir. Yes, sir. स्पीड इसलिए वेरी करता है यस सर। कि सेंडर जब एक विंडो साइज सोचता है और उस विंडो साइज पे हमको ट्रायल एंड एरर में, क्योंकि उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता कि इस आईपी एड्रेस से ये मूवी डाउनलोड हो रहा है या गाना डाउनलोड किया जा रहा है तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसको नहीं पता है। ठीक है तो वो एक कंडीशन लेता है। अच्छा कभी देखे हो कि बहुत तुम्हारा मोबाइल स्लो हो और जीमेल खोल रहे हैं, कोई खोल रहे तो बोलता है योर सिस्टम इज वेरी स्लो। ठीक है, अच्छा मैसेज आता है, तो कैसे पता है कि मेरा सिस्टम स्लो काम कर रहा है? इसीलिए कि हम अगर जितना पैकेट हमको भेजा जाएगा, मोस्ट ऑफ द पैकेट विल डिस्ट्रॉय इन द वे, तो वो सर्वर समझ जाएगा कि यहाँ पे उस क्लाइंट के पास रिसीविंग पावर बहुत कम है। ठीक है, इस तरह से हम विंडो को स्लाइड करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, नॉट ओनली आगे बढ़ते हैं बल्कि हम उसका साइज बढ़ा घटा भी सकते हैं एक कम्युनिकेशन के अंदर में। ठीक है, अब इसके अंदर दो वेरिएशन है, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट। गो बैक एंड में क्या था, गो बैक एंड में था कि अगर कोई एक पैकेट डिलीवर नहीं होता है, क्योंकि एक विंडो बना रहे हैं, एक विंडो में हम एक साथ पूरा का पूरा विंडो भेजेंगे, पूरा पूरा विंडो मतलब जितना फ्रेम विंडो का सब भेजेंगे। अगर मेरे विंडो के अंदर 100 पैकेट है या 10 ही पैकेट मान के चलते हैं, 10 पैकेट है तो 10 पैकेट एक साथ भेज दिए। अब हम इंतजार कर रहे हैं 10 पैकेट के आने का। ठीक है, जैसे जैसे एक पैकेट का अराइव होते जाएगा, एक एक पैकेट हम बढ़ते चले जाएंगे, एक एक पैकेट हम बढ़ते चले जाएंगे। अगर जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जिस पैकेट का नहीं आता है, जिस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है उस पैकेट को हमको रीसेंड करना है। तो रीसेंड करने का दो तरीका, पहला तरीका गो बैक एंड में कि उस पूरे विंडो को सेंड कर देंगे जिस विंडो में पहला फ्रेम जो है वो हमारा वही फ्रेम है जो हमको नहीं, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा विंडो भेजेंगे, विंडो में जितना फ्रेम सब भेजेंगे, पहले से भेजा हुआ है उसको मिल भी गया है तब भी भेजेंगे। उधर वो क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा कि मान लो 10 फ्रेम तुम भेजे और 2 नंबर फ्रेम उसको नहीं मिला, 3 से लेकर 10 तक सब मिल गया, एक ही मिला, और 3 से लेकर 10 तक मिला, 2 नहीं मिला। जो 2 नहीं मिलेगा तो 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना मिला उसको आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम मान के वो रिजेक्ट कर देगा, वो एक्सेप्ट करने के बाद उसको रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा पहले 2 दीजिए तब 3 4 के बारे में बात करेंगे हम। एक वो करेगा, हम क्या करेंगे कि हम पूरा का पूरा फ्रेम भेजेंगे, दोनों सिंक में है, सिंक्रोनाइज। हमको पता है कि अगर 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, 2 नहीं मिला होगा तो 3 4 5 भी नहीं रखा होगा वो। ठीक है, ये काम हो गया। लेकिन इसमें बहुत हेडेक था, अगर हम डेटा पैकेट बहुत, हमारा विंडो का साइज बहुत बड़ा बड़ा है तो एक पैकेट चलते पूरा विंडो साइज भेजना पड़ेगा हमको, तो चैनल का यूटिलाइजेशन कम होगा, डिले बढ़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नॉइजी चैनल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैकेट ड्रॉप होना बहुत आम बात है। जब पैकेट ड्रॉप होगा तो हमको पूरा विंडो साइज भेजना पड़ेगा, तो ये तो बहुत बड़ा एक ओवरहेड था नेटवर्क के लिए। जब हम बोले कि नहीं तो ऐसा क्या करना है, तो हम सिर्फ उसी पैकेट को क्यों नहीं भेज रहे हैं जो हमारा ड्रॉप कर रहा है, जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, तो हमको एक ही पैकेट भेजना पड़ेगा, एक ही पैकेट भेजना पड़ेगा। और उधर रिसीवर को भी सिलेक्टिव रिपीट में बता दिया गया कि भाई आउट ऑफ ऑर्डर जो फ्रेम होगा उसको आप डिस्कार्ड मत कीजिएगा, उसको डिस्कार्ड नहीं करना है, उसको रखना है। और जो फ्रेम मिस कर रहा है, जो इसका एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिला है, उसको हम लोग भेजेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, सिलेक्टिव रिपीट में हम लोग रिपीट उसी को कर रहे हैं जो मिस किया, मतलब सिलेक्टिव रिपीट कर रहे हैं, है ना, सिलेक्टिव रिपीट कर रहे हैं, पूरा का पूरा नहीं पहुंचा दे रहे हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, तो ये स्लाइडिंग विंडो Yes, sir. प्रोटोकॉल हो गया। यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा विंडो भेज रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो
ये 0 1 ये 2 नंबर का है, 2 नंबर यहाँ नहीं मिला, 2 नंबर नहीं मिला तो 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 3 4 5 मिल गया था, लेकिन 2 का एक्नॉलेजमेंट टाइम उस नियत समय के अंदर नहीं मिला हमको। टाइम आउट पीरियड जैसे ही हुआ तो हम क्या करेंगे, पूरा विंडो को भेजेंगे, 2 भी भेजेंगे, 3 भी भेजेंगे, 4 भी भेजेंगे, 5 भी भेजेंगे। तो मतलब 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था लेकिन 3 4 5 डिलीवर हो गया था, ये डिस्कार्ड कर दिया उसको। तो हम 2 3 4 5 फिर से भेजे, और ये 3 4 5 तो वेस्ट है, तो वहाँ डिस्कार्ड कर चुका है, 2 मिला नहीं है, तो 2 3 4 5 ये 4 फ्रेम जो था भेजा जाना चाहिए था और हमने भेजा, लेकिन मात्र 2 के लिए हमको 3 फ्रेम एक्स्ट्रा भेजना पड़ा ना। यही अगर मान लो मेरा विंडो साइज बड़ा होता तो हमारा नंबर ऑफ फ्रेम रिसेंट ज़्यादा होता, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम उसको सिलेक्टिव रिपीट पे आ गए, सिलेक्टिव रिपीट पे हम आए, और सिलेक्टिव रिपीट पे फिर हम क्या किए कि जो फ्रेम हमको मना करेगा, मतलब जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा वही भेजेंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 4 भेजे, 0 का एक्नॉलेजमेंट आ गया तो 0 से लेकर 3 तक भेजे, और जैसे एक्नॉलेजमेंट आया 4 भेज दिए, ठीक है। जैसे एक्नॉलेजमेंट आया 5 भेज दिए। इधर क्या हुआ कि 2 नंबर का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, लेकिन 3 4 5 वहाँ डिलीवर हो चुका है, 3 4 5 वहाँ डिलीवर हो चुका है, तो भाई उसको ये डिस्कार्ड नहीं करेगा, रखेगा। और बाद में हम क्या करेंगे कि सिर्फ 2 भेजेंगे, और 2 के बाद 6 भेजेंगे, 7 भेजेंगे, मतलब आगे वाला फ्रेम भेजेंगे, पीछे वाला विंडो साइज में जो था वो नहीं भेजेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सिलेक्टिव रिपीट में विंडो का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता है, इसलिए विंडो में जो है अभी वही है, लेकिन हम आगे का फ्रेम भेज रहे हैं, या बोलो बहुत फास्ट विंडो हमारा मूव करता है, ठीक है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या था? रिट्रांसमिशन रिक्वेस्ट। इम्प्लिसिट ये था जिसमें कि पैकेट साइलेंस मेंटेन कर देता है एरर होने पे या लॉस होने पे, एरर होने पे भी और लॉस होने पे भी, और उसके साइलेंस को मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, उसके साइलेंस को हम ये समझते हैं कि उसको नहीं मिला है। दूसरा है एक्सप्लिसिट, जिसमें नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है, ठीक है, कि आपका पैकेट डैमेज था या आप रिट्रांसमिट कीजिए। तो जैसे एक्नॉलेजमेंट कुछ इंफॉर्मेशन होगा, कुछ बाइट्स होगा, तो नैक जो है उसका कुछ स्पेशल बाइट होगा जो एक्नॉलेजमेंट से अपोजिट होगा, ठीक है। दोनों काम है। इसके पहले हम लोग देखे थे कुछ प्रॉब्लम देखे थे, देखो मैक्सिमम पैकेट सेंट बराबर 1 + 2a एंड a बराबर TP बटा TT, ये फार्मूला है। TT जो है वो ट्रांसमिशन टाइम है, TP है प्रिपरेशन टाइम। इफिशियंसी कैसे निकलेगा, तो विंडो साइज n बटा 1 + 2a, और थ्रूपुट बराबर n मतलब इफिशियंसी गुने बैंडविथ, तो ना बैंडविथ, जो हमको बैंडविथ मिला है वो, कैसे हमारा चैनल का इफिशियंसी निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखना है कि n जो है हमारा, n हमारा ऊपर में है, मतलब n ऊपर में है, तो सर तो फिर n एफिशिएंसी निकालने के लिए मेरा तो मैक्सिमम पैकेट सेंड जो होगा उसका निकालना पड़ेगा ना पहले, क्या निकालना पड़ेगा? मैक्सिमम पैकेट सेंस। हाँ तो मैक्सिमम, हम तो वही विंडो साइज की बात करेंगे ना, मैक्सिमम पैकेट सेंड पहले निकालेंगे, ठीक है, वो यस 1/2a है, और विंडो साइज नहीं यस पता है हमको, विंडो साइज पता है, और 1 + 2a जो है वो क्या है, a क्या है, TP बटा TT है, तो हमको a पता चल यस गया, सर ये तो दोनों कांस्टेंट है, TP बटा TT हमको पता चल गया, प्रोपगेशन टाइम एंड ट्रांसमिशन टाइम दोनों पता चल गया हमको। ट्रांसमिशन टाइम किसको बोलेंगे, हम मेरे सिस्टम से वो पैकेट निकल के नेटवर्क पे सवार हो गया, मैं घर से निकले घोड़ा पे चढ़ गए, तो घर से निकल के घोड़े पे चढ़ने में जो टाइम लगा वो है तुम्हारा ट्रांसमिशन टाइम, और प्रोपगेशन टाइम सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में जो लगा, ठीक है। ये सर ये फार्मूला है, और इस फार्मूला के आधार पे एक न्यूमेरिकल भी बनाए थे कि मैक्सिमम पैकेट सेंड जो है, एक बार में मैक्सिमम पैकेट कितना सेंड कर सकते हैं, जो हमारा विंडो साइज होगा, ठीक है। तो ये निकाले हम लोग, ये सॉरी मैक्सिमम पैकेट सेंड TP बटा TT, ये मेरा आया 100 से पैकेट हम मैक्सिमम भेज सकते हैं। एफिशिएंसी
तो विंडो साइज कितना है 100 पैकेट, मैक्सिमम एफिशिएंसी विंडो साइज 100 पैकेट है। तो हम क्या किए कि 10/100, 10/100। एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? एफिशिएंसी बता एफिशिएंसी जो है हमारा वो निकलता है विंडो साइज बटा 1+2 है। तो सर पैकेट साइज 10 है। 10%। अच्छा, विंडो साइज 10 है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी किसका आवाज आने लगा? नीतीश। हाँ देखो, मैक्सिमम पैकेट चेंज जो है वो ये है, उस नेटवर्क पे TP/TT अगर हम करते हैं तो हमको समझ में आता है कि कितना पैकेट हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 100 पैकेट सेंड कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम जो मेरा विंडोज साइज होगा वो 100 होगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. मैक्सिमम पैकेट जो हम सेंड कर सकते हैं 100, मतलब मैक्सिमम विंडो साइज पॉसिबल इज 100। ओके, और हमारा विंडो साइज है कितना? 10। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितना हुआ? 10%। मतलब 100 भेज सकते थे लेकिन हम 10 ही भेज रहे हैं, तो हुआ 10%। ठीक है, अब बैंडविड्थ निकालना, बैंडविड्थ के आधार पर निकालो कि कितना बैंडविड्थ यूज करते रहे हम लोग। और हम कहते हैं कि बैंडविड्थ 40 Mbps दिया गया है, 40 Mbps दिया गया है। तो 100 पैकेट की जगह पे हम 10 पैकेट भेज रहे हैं, 100 पैकेट की जगह पे 10 पैकेट भेज रहे हैं, तो हमारा जो यूटिलाइजेशन 10% है, तो 10% जोड़ दो 4 Mbps का 10% कितना होगा? 4 Mbps का 10% कितना होगा? तो 4 Mbps होगा। तो 40 Mbps होने के बाद भी सिर्फ इस लेस नंबर ऑफ विंडो साइज होने के कारण हम सिर्फ 4 Mbps इसका यूज कर पा रहे हैं। समझ में आई बात? यस ठीक है, Yes, sir. ओके। अब हम सीधे चले आते हैं हम लोग एरर कंट्रोल पे। एरर कंट्रोल क्या है? जब पैकेट हम भेजते हैं, सेंडर से रिसीवर के पास जब पैकेट जाता है, तो वो पैकेट किसी कारण से उसमें उसके बिट्स चेंज हो सकते हैं, कुछ बिट ऐड हो सकते हैं, कुछ बिट डिलीट हो सकते हैं। कुछ बिट्स डिलीट हो गए या कुछ बिट्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए, या जो पहले से था वो चेंज हो गया। ठीक है, तो हमको जो रिसीवर के पास पैकेट मिलेगा उसमें वो इंफॉर्मेशन नहीं होगा जो हम लोग भेजे थे, वो इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं एरर। ठीक है, अब दूसरा बात कि एरर या तो एक बिट में हो या तो मल्टीपल बिट में हो, है ना? अगर किसी कोई एक बिट हमारा चेंज हो रहा है, कोई एक बिट चेंज हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई सिंगल बिट एरर है, सिंगल बिट एरर है, कोई एक बिट हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, दूसरा कि मल्टीपल बिट अगर होगा तो उसको बोलेंगे कि वो हमारा बर्स्ट एरर है, बर्स्ट एरर है। और बर्स्ट एरर का जो लेंथ होगा वो कैसे निकालेंगे? अगर एक एरर 10 बिट है, ठीक है, 10 कैरेक्टर्स मानो, 10 कैरेक्टर में पहला एरर तीसरे नंबर पे गया, थर्ड बिट जो था फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, 0 1 2 थर्ड बिट हमारा एरर था। इसके बाद एरर जो था वो 8 बिट पे था, एरर बीच में कहीं कोई एरर नहीं था। तब एरर लेंथ कैसे निकालेंगे? तो पहला जहां एरर मिला था वहां पकड़ो, और जहां लास्ट एरर मिला वहां पकड़ो और काउंट करो। ठीक है, काउंट करेंगे, यही मेरा एरर लेंथ होगा। ठीक है, बीच में एरर है तब भी और नहीं है तब भी एरर लेंथ मेरा वही होगा, फर्स्ट एरर टू लास्ट एरर के बीच का लेंथ। समझ में आई बात? यस सर। ओके, दो तरह का स्कीम यूज कर रहे थे, एरर डिटेक्शन के लिए और एरर डिटेक्शन भी और करेक्शन भी। एरर डिटेक्शन भी और करेक्शन भी। जो डिटेक्शन के लिए जो हमारे पास जो पॉपुलर टेक्निक है वो है सिंपल पैरिटी चेक, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक, चेकसम और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये क्लास हम लोग बहुत टाइम देके और बहुत अच्छे से इसको हम लोग देखे हैं, और सारा क्लास यूट्यूब पे लाइव पड़ा हुआ है, लाइव हो रहा था उस समय का क्लास। ठीक है, क्या था सिंपल पैरिटी चेक? क्या था? ऑड इवन, कि मान लो हम सिलेक्ट करते हैं, हम तुम्हारे साथ एक रजामंदी करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करते हैं कि जो हम बिट भेजेंगे
उसमें जितना 1 होगा सब इवन नंबर ऑफ 1 होगा, सब इवन नंबर ऑफ 1 होगा। और ऑड नंबर ऑफ 1 मिले तो रिजेक्ट कर देना, बोलना डेटा गलत है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि जितना डेटा बिट है वो डेटा बिट रखा, बाद में इसके बाद एक बिट हम लोगों ने पैरिटी बिट के लिए रखा, बाद में एक बिट पैरिटी बिट के लिए रखा। अब करना क्या था कि जो डेटा सेंड करना है पहले उसमें नंबर ऑफ 1 काउंट करेंगे, अगर वो इवन है इस पैरिटी बिट वाले जगह पे 0 रख देंगे, अगर इसमें नंबर ऑफ 1 ऑड है इसमें 1 रख के उसको इवन करा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो, ये सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि एक सर्किट के अंदर कन्फाइन है, वहाँ पे बहुत एरर आने का संभावना बहुत कम है। जब भी होगा एक भी एरर होगा, और एक भी एरर पकड़ने के लिए सबसे आसान तरीका यही है मेरा। ठीक है, अब जैसे देखो ये बिट भेजना है 10111011, कितना 1 है इसमें, 2 2 4 1 5 1 है। 5 1 अगर हम भेजेंगे तो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि हम पहले बोले थे कि ऑड नंबर ऑफ 1 जैसे ही आएगा उसको डिस्कार्ड कर देना। 5 1 तुमको नहीं भेजा सकता है, क्यों? क्योंकि सही भी होगा, ये 5 1 सही भी होगा तभी तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे, इसलिए कि तुमको ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक पैरिटी बिट आगे लगा के 1 कर देना पड़ेगा। जैसे ही तुमको डेटा मिलेगा तुम 1 काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6, हाँ इवन है, सर बोले थे इवन आएगा तो रख लेना। जब तुमको इवन नंबर मिल गया तो लास्ट वाला नंबर तुम टर्निकेट कर दोगे, तुमको पता है कि पैरिटी बिट के लिए है ये डेटा, बाकी डेटा तुम एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, अगर मान लो हम तुमको ये बोले होते कि जब नंबर 1 आएगा, नंबर ऑफ 1 ऑड हो तभी एक्सेप्ट करना, इवन हो तो मत करना। ये तो सेंडर और रिसीवर के बीच में, या बोलो प्रोटोकॉल के हिसाब से हो सकता है कि हम 1 का इवन रख रहे हैं या ऑड रख रहे हैं, जो भी होगा वो पहले से डिसाइडेड होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ऑड नंबर अगर हम सेलेक्ट किए रहते तो 1 2 3 4 5 ये ऑड नंबर था पहले से, अब अगर 1 रख दे तो इवन हो जाता, तो तुम एक्सेप्ट नहीं करते, इसको ऑड ही छोड़ना था, तो पैरिटी बिट में 0 रख देंगे। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। अब प्रॉब्लम क्या था Yes, sir. इसमें, ये 0 1 हो जाता है, बस एरर हो गया, ये 0 1 हो गया और ये 1 0 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ 1 तो बदला नहीं, मेरा नंबर 1 तो बदला नहीं, और इस तरह से हम भेजेंगे तो यूजर को लगेगा कि डेटा तो करेक्ट है, लेकिन डेटा एक्सेप्ट करने के बाद जब उसको पढ़ेगा उसमें से, तब बाद में उसको लगेगा कि डेटा गड़बड़ है। ठीक है, ये प्रॉब्लम ये था कि सेम अगर एक ही तरह का गलती अगर 2 1 0 हो जाता है तब तो कोई बात नहीं, पकड़ा जाएगा, 2 0 1 हो जाता है तभी पकड़ा जाएगा, लेकिन अल्टरनेटिव ऐसा हो कि 1 0 1 हो जाए और 1 1 0 हो जाए तो नंबर ऑफ 1 बराबर रहेगा, तो वो गलती नहीं पकड़ पाएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा करते थे कि सेंडर डेटा भेजा, हम लोग पैरिटी बिट भेजे, ट्रांसमिशन किए, ट्रांसमिशन करना तो यहाँ पे ऐसे आया कंप्यूट पैरिटी बिट, ये कंप्यूट किया, इवन है यस तो एक्सेप्ट कर दीजिए, नहीं है इवन तो रिजेक्ट कर दीजिए। ये फ्लो डायग्राम। ठीक है, ये हमारा फ्लो डायग्राम था। और दिस टाइप ऑफ एरर आर वेरी कॉमन व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज ट्रांसमिटेड। ये बहुत सारा सिंगल बिट एरर हो सकता है। तब हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है तो हम ऐसा करेंगे कि हम जितना फ्रेम भेजना था उसको अलग अलग चंक में डिवाइड कर देंगे, और सब चंक का ऐसे रख के रो वाइज पैरिटी निकालेंगे या कॉलम वाइज पैरिटी निकालेंगे, बदलो तुम कैसे बदलते हो, है ना। रो वाइज भी निकालेंगे और कॉलम वाइज भी निकालेंगे। ये सारा का सारा 4 फ्रैगमेंट डेटा कर दिए और चारों को ऐसे रख दिए। देखो 1 1 1 3 तो 1 था, मतलब ऑड था तो इवन लगा दिए, ये 2 1 था ऑलरेडी इवन था तो 0 लगा दिए, ये भी 2 1 था तो 0 लगा दिए, 1 1 1 3 1 मतलब ऑड, 1 लगा दिए इवन बना दिए। और इधर देखो 1 1 2 3 4 5 था तो इधर 6 कर दिए, इवन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये 2 3 4 फ्रैगमेंट था, 5वां फ्रैगमेंट ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 फ्रैगमेंट। ठीक है, 5 फ्रैगमेंट हम लोगों ने भेजा, और एक एक फ्रैगमेंट इसके बिट में भी एक बन गया। तो इस तरह से हम लोगों ने रो वाइज एंड कॉलम वाइज हम लोगों ने पैरिटी कंप्यूट कर दिया। अब मान लो इसका ये वाला 1 हो जाए और इसका ये 0 हो जाए,
ठीक है, एक दोनों अल्टरनेटिवली चेंज हो जाए तो हम पैरिटी बिट पे नहीं पकड़ पा रहे थे, क्योंकि ये वाला तो सही दिखाता हमको, लेकिन ये 1 और ये चेंज होगा, ये दोनों तो मेरा पकड़ लेगा कि कुछ चेंज हुआ है। यस और नो? यस सर। पकड़ यस लेगा, सर। ठीक है। तो ये काम हो रहा था। अब ये हम कहें कि ये 0 1 हो जाए और ये 1 0 हो जाए, ठीक है। सेम टाइम में यही गलती वाइस वर्सा इसी में कहीं और हो जाए, ठीक है। ये 1 हो जाए, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक उसका उल्टा ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए। तो यहाँ जो अल्टरनेटिवली हो रहा है इसको फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 को 0 कर दे, 0 को 1 कर दे तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको भी फर्क नहीं पड़ेगा जब ये 0 1 हो जाए और ये 1 0 हो जाए। समझ रहे बात को? यस सर। ठीक है, तो रो वाइज भी ठीक है और कॉलम वाइज भी ठीक है, मतलब दोनों तरफ से बेवकूफ बना दी उसको। लेकिन एग्जैक्टली इस तरह का एरर आए इसका संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर इस तरह का एरर आएगा तो पैरिटी बिट हमको उसको कैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। इफ 2 bit in one data unit are damaged and 2 bits in the exact same position in the other data unit are also damaged, then 2D parity check will not detect an error. इसके बाद था चेकसम था। चेकसम में क्या करते थे हम लोग, सारे बिट्स को जोड़ देते थे, ठीक है, और नेक्स्ट ब्लॉक को कंप्लीमेंट करते थे और फिर जोड़ते थे। ऐसा करते करते बाद में जो आता था उसको फिर हम लोग चेकसम के रूप में भेज देते थे, ठीक है। वहाँ अलग अलग फ्रेम जो था, फ्रेम 1 फ्रेम 2 को हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद एक मेरा, जैसे हम लोग जितना बिट का डेटा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट वहीं जोड़ेंगे। 9वां बिट जो आएगा उसको कैरी लेके फिर जोड़ देंगे इसको, ठीक है। जोड़ते 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 हमको ये चेकसम मिलेगा। ये चेकसम 1 0 1 1 0 और ये 1 1 0 1, ये 1 जोड़े यहाँ पे 1 1 0 1 1 0 1 1, ये मिला हमको, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो फाइनली हमको सम करके मिला उस सम को हम लोग इन्वर्ट कर दे रहे हैं, समझे, हम लोग कंप्लीमेंट कर दे रहे हैं। तो हर 0 को 1 और 1 को 0 कर देना है। तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 0 0 1 1, ये बना दिए हम लोग। और इसको क्या करेंगे कि हम लोग डेटा के साथ सेट कर देंगे। जो रिडंडेंट बिट है वो डिटेक्शन कोड है, वो साथ में हमको ये चेंज भेज देना है। रिसीविंग में ये प्रोसेस यहाँ तक सेम टू सेम दोहराया जाएगा, यहाँ तक सेम टू सेम प्रोसेस दोहराया जाएगा 0 0 1 0 1 1 0 0। इसके बाद इस चेकसम को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि चेकसम भी एक फ्रेम है, सॉरी एक पैकेट है उसमें। तो यहाँ पे मेरे पास पैकेट जो था वो 4 ही था, लेकिन वहाँ 5 पैकेट है। 4 पैकेट डेटा का और 5वां क्या है, चेकसम है, ठीक है। तो ये सम आने के बाद इसमें फिर चेकसम को जोड़ा गया। चेकसम को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा, जो सम आएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सारा 0 आना चाहिए, शर्त है। ये हमारा कंडीशन है कि आप सब एग्जैक्टली जैसे सेंडर सम किया था वैसे ही आप सम कीजिए। फाइनल डेटा आएगा, सम आएगा 1 0 0 0 1 ऐसा कुछ आएगा, उसको फिर अब चेकसम जो आया है उसके साथ सम कर लीजिए, और जो आया था उसको इन्वर्ट कर दीजिए, उसको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। हर 0 को 1 1 को 0 कर देना है। अगर लास्ट में सारा 0 मिल जाता है तो आप समझिएगा कि फ्रेम करेक्ट है, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अदरवाइज एक भी 1 आ जाता है इसमें तो हम फ्रेम को रिजेक्ट कर देंगे। ये था हमारा ये कौन सा चेकसम था, ठीक है। इसके बाद था सीआरसी, ठीक है। सीआरसी बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा इथरनेट और जितना हम लोग देख रहे थे उधर वो जो था तुम्हारा रिंग नेटवर्क ये भी सीआरसी यूज कर रहा था। बस में हम लोग चेकसम यूज कर रहे थे, ठीक है। ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक ये क्या करता है कि ये एक वहां पे हम लोग जोड़ के कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग भाग दे के बनाएंगे, भाग देंगे जोर ऑपरेशन के साथ भाग देंगे। और जो चेकसम आएगा, सॉरी जो सीआरसी वैल्यू आएगा उसको हम नंबर के साथ जो डेटा है उसके साथ हम अपेंड कर देंगे, उसके साथ उसको बढ़ा देंगे। एक सीआरसी अलग से जाता है,
वो जाएगा। ठीक है। द मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग द सीआरसी स्पीड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये जो था मैथमेटिकल प्रोसीजर ITU के द्वारा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा लगाया गया था, and involve applying a 16-bit polynomial to the data being transmitted by the packet for packet of 4 KB of data or less, or a 32-bit polynomial for packet larger than 4 KB। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट है। 4 KB से अगर छोटा है डेटा आपका साइज, ठीक है, तो पेलोड जो आपका 4 KB से छोटा है, तो आपका पॉलिनोमियल जो होगा वो 16 बिट का होगा, और 4 KB से बड़ा है, 4 KB से बड़ा है, तब आपको पॉलिनोमियल 32 बिट का लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये सबसे पहले जो सीआरसी इन्वेंट किए थे, वेस्ले पीटरसन किए थे, और ये 1961 में किए थे। The 32-bit CRC function used the Ethernet and many other standards was published in 1975। 32 बिट वाला 1975 में आया था। कैसे करता है काम, कैसे काम करता है, समझो बात को। हमको एक नंबर रहेगा और एक डिविजर दिया जाएगा। डिविजर दिया जाएगा कि हमको जो डिविजर है वो ये है, इससे हमको भाग देना है। ठीक है, जैसे लिखते हैं CRC 7,5,4, तो मतलब 7 जो टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक मैसेज है, और ये जो है ब्लॉक, एंड 4 नंबर ऑफ द बिट इज डेटा सेगमेंट। 4 is the number of bit in the data segment. The divider chosen may be 41011। मान लो कि हम एक ये डिविजर है मेरा 1011, इसी से हमको भाग देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या कि जो नंबर हमको दिया गया है उस नंबर में जितना ये नंबर है इसके हिसाब से 0 अपेंड करेंगे। याद होगा पिछले मार्कियों में हम हमेशा पूछते थे कि सीआरसी निकालने के लिए कितना 0 अपेंड करना पड़ेगा। कोई 5 बोलता था, कोई 4, कोई 3। नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि कितना आपका डिविजर दिया गया है। डिविजर के आधार पे हम चूज करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक नंबर लिया है 11,100 एंड डिविजर है 1001। ठीक है, बिकॉज डिविजर है जब 4 बिट, देयरफॉर 3 0 आर अपेंडेड एट द एंड ऑफ द डेटा। नाउ द डेटा डिविडेंड बिकम, यहाँ पे हम लोगों ने देखो ये तो नंबर था 111 पर 2 0, 3 0 अपेंड किए। 3 0 क्यों अपेंड किए हैं कि हमारा जो डिविजर है वो 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, और जब 4 डिजिट का है तो हम एक इससे कम उसको अपेंड कर देंगे। ठीक है, अपेंड कर देंगे। डिग्री वाला है, डिग्री से एक कम होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक कम करेंगे। डिग्री के बराबर होता है, और ये डिग्री से हम अभी बताते हैं तुमको। जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स होगा डिविजर में, उससे एक कम 0 हम अपेंड करेंगे। तो 3 0 अपेंड कर दिए, भाग लगेगा एक बार में, या जोर करना है। जोर में क्या होता है कि अगर दोनों अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है, तो 1 आएगा, और दोनों कॉमन है मतलब सेम टू सेम है तो 0 आएगा। तो 1 1 हो तब 0, और 0 0 हो तब 0। अगर दोनों अल्टरनेट है तो उसका 1 आएगा। ये भाग देते देते हम लास्ट में पहुंचेंगे, जहां मेरा सीआरसी बन जाएगा, भाग नहीं जाएगा। अब ये जो 111 है इसी को बोलते हैं सीआरसी, और इसी को इस 3 जो अपेंड किए थे उसके साथ लगा देंगे। ये 3 यहीं अपेंड कर देंगे, 3 अपेंड यहीं पे कर देंगे। अब क्या होगा कि अब रिसीवर इसी को, इस चेकसम सॉरी इस डेटा को जिन्हें सीआरसी अपेंड किया गया है उसको अब वो फिर सीआरसी में भाग देना शुरू करेगा। वो सीआरसी में फिर भाग देना शुरू करेगा तो क्या होगा, अब देखो ये ट्रिपल 1 0 0 3 1 हम ऐड कर दिए, अब भाग देना शुरू करेंगे तो फाइनली 0 बचेगा। चेकसम में क्या हो रहा था, 0 बच रहा था, तो हम डेटा करेक्ट समझ रहे थे। एग्जैक्टली यहाँ भी वही बात है। लास्ट में जब ये तीनों 1 ऐड कर दीजिएगा, अब उसी डिविजर से भाग दीजिएगा, तो लास्ट में आपको जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, वो सारा का सारा ऑल 0 रहेगा, ऑल 0 रहेगा। इस तरह से हम समझ जाएंगे कि हमारा डेटा इंटैक्ट है, सही है। ठीक है, एक तो तरीका, एक तो दो तरीका समझो। एक तो डिवीजर हम दे सकते हैं ऐसा कि भाई 1001 से आपको डेटा से डिवीजर है, और 1110 जो आपका वो डेटा है, तो आप उसको भाग दीजिएगा। दूसरा
हम इसको नॉर्मली एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ये जो डिवीजर है वो पॉलिनोमियल की स्थिति में दिया जाता है। पॉलिनोमियल हम देते हैं, बोलते हैं कि डिवीजर जो है x to the power 3, x to the power 2, x1 ऐसा कुछ, ठीक है। जब अगर पॉलिनोमियल में दिया रहे तब हम कैसे करें, देखो फॉर एग्जाम्पल द गिवन डिवीजर इन पॉलिनोमियल इज x to the power 4 plus x to the power 3 plus 1। अब हमको इस पॉलिनोमियल से डिवीजर हमको निकालना है, हमको कंप्यूट करना है कि डिवीजर क्या है, ठीक है। अब हमको देखो सबसे ज्यादा पावर किसका है, इस x का है। कितना है सबसे ज्यादा पावर, 4। इस 4 को कहते हैं कि पॉलिनोमियल का डिग्री है, ठीक है, पॉलिनोमियल का डिग्री है। द पावर ऑफ ईच टर्म गिव्स द पोजीशन ऑफ द बिट एंड द कोफिशिएंट गिव्स द वैल्यू ऑफ द बिट। बहुत आसान है। टोटल 4 है, टू द पावर 4 मतलब टोटल 4 डिजिट होगा। टोटल 0 अगर काउंट कर दे तो टोटल 5 डिजिट होगा और सबका स्थान फिक्स है, 0, 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम 4 है, मैक्सिमम 4 है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब जो जो दिया गया है उसके साथ साथ हम मान के चलेंगे कि कौन कोफिशिएंट भी है। इसके साथ 1 गुना x टू द पावर 4 है, इसके साथ भी 1 गुना टू द पावर x है, इसके साथ 1 इंटू x टू द पावर 0 है ना कि नहीं है? यस सर। सर ठीक है, 4 है, 3 है, लेकिन x टू पावर 2 नहीं है और x टू पावर 1 नहीं है, x टू पावर 2 नहीं है, x टू पावर 1 नहीं है। लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं यहाँ पे वो है लेकिन 0 से गुना हो गया है, तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे पावर 4 से लेके पावर 0 तक, सारा एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। एक्सपैंड कैसे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस 1 टू द पावर x पावर 3, 0 इंटू एक्स टू पावर 2, चूंकि नहीं था एक्स टू पावर नहीं था, एक्स स्क्वायर नहीं था तो हम 0 से गुना कर दिए उसका। एक्स टू द पावर 1 भी नहीं था तो उसको भी 0 से गुना कर दिए, प्लस 1 था तो एक्स टू पावर 0 लिख दिए, ये किसी का पावर 0 होने पर 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 आ गया। तो ये मेरा इस पॉलिनोमियल का एक्सपेंशन हुआ। समझ में आया तो बताओ? यस सर। यस सर। गुड। अब Yes, इसमें का सारा कोफिशिएंट उतार लो, एक्स को छोड़ दो, कोफिशिएंट उतार लो। 1 फिर 1 1 1 0 0 0 0 फिर 1, तो डबल 1 डबल 0 1, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 2 2 4 1 5 आया ना, ये 5 है और ये पॉलिनोमियल में डिग्री था 4, तो जितना डिग्री होता है उतना ही 0 अपेंड करते हैं। अगर तुमसे फिर हम सवाल पूछे इस बार के मार्क्यू में कि हम सियासी निकालने समय हम कितना 0 अपेंड करते हैं, ठीक है, तो क्या बोलोगे कि इक्वल टू डिग्री। अगर पॉलिनोमियल में है तो डिग्री के बराबर करेंगे, अगर वो डिग्री बिट्स में दिया गया है तो हम नंबर ऑफ बिट्स से एक कम 0 अपेंड करेंगे। किसी किसी पूछे तो सबको याद होगा, 4 कोई 5 6 बोल दिया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो डिविजन दिया जाएगा उसके आधार पे करेंगे। अगर पॉलिनोमियल में है तो डिग्री के बराबर, और डिजिट्स में 1 0 में है तो नंबर एक कम। Yes. देखो ना, डिग्री 4 है लेकिन डिजिट 5 आ रहा है ना जी, तो 5 से कम 4 करेंगे, ठीक है। नंबर 2 में देखो, अच्छा ये तो हमको, जब हमको ये आ गया कि पॉलिनोमियल से कैसे निकलता है, तो ये भी अगर मान लो हम तुम एग्जाम में दें कि जो नंबर है, जो डेटा है, वो उसका पॉलिनोमियल ये है, ठीक है, और जो डिवीजर है उसका पॉलिनोमियल ये है, तो निकाल पाओगे दोनों? क्या हो गया जी? यस सर। सवाल समझो। अभी हम क्या बोले कि हम डिवीजर को पॉलिनोमियल में देंगे और डेटा नॉर्मली हम दे देंगे 1 1 0 1 1 0, ये डेटा है, और पॉलिनोमियल जो है x to the power 4 x to the power 3 प्लस 1 है। लेकिन अगर मान लो कि किसी एग्जाम में, किसी पेपर में अगर डेटा भी पॉलिनोमियल में दिया जाए, ठीक है, और डिवीजर भी पॉलिनोमियल में दिया जाए, डिविडेंड और डिवीजर दोनों, तब क्या करोगे? तो हम इसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। यस निकाल सर। सकते हैं, एग्जैक्टली। 7 है, 6 7 हो गया
तो ऐसा करो, 1 0 0 करके 7 पोजीशन बना लो। सातवां पे 1, छठा पे 1, चौथा पर 1, तीसरा पे 1, 1 पर 1 और 0 पे 1, बाकी जो बचा सब 0। फटाफट, है ना। जो पावर, जो स्थान दिया गया यहाँ पे सब जगह 1, जो नहीं दिया गया उसका 0, है ना। वो तो यस सर। अब ऐसा नहीं समझ में आएगा तो फिर कोएफिशिएंट निकालना। तो हमको डिविडेंड डिविजन दोनों मिल जाएगा, सीआर से निकाल लेंगे, पैक करके भेज देंगे उसको, हो गया काम खत्म। सेंडर भी गुड, रिसीवर भी गुड। ठीक है, ये देखो कुछ सीआरसी है जो हम लोग यूज करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन में, अलग अलग प्रोटोकॉल में। सीआरसी 8 जो है वो एटीएम हेडर में यूज होता है। 8 मतलब जिसका डिग्री 8 है। ठीक है, सीआरसी 10 एटीएम हेडर में यूज होता है। ठीक है, सॉरी, सीआरसी 8 एटीएम हेडर में यूज होता है, सीआरसी 10 एटीएम AAL में, सीआरसी 16 एसडीएलसी में, सीआरसी 32 में, ये 32 में हम लोग ये सीआरसी 32 यूज करते हैं लाइन में या इथरनेट में। और एटीएम एसडीएलसी हम लोग देखेंगे अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें देखेंगे। ओके, यहाँ तक तो काम हो गया। इसके बाद दूसरा था, लास्ट वाला था जिसमें हम लोग करेक्ट भी करते थे। और करेक्ट करने के पीछे रीजन क्या था, याद करो। हम लोग जो पैरिटी बिट बताए थे तो हम लोग एक एरर को 2 जगह इंफॉर्मेशन रख रहे थे। उसका एक तो रो में रख रहे थे, कॉलम में भी रख रहे थे, 2 जगह रख रहे थे। यहाँ भी पैटर्न वही आइडिया यूज किया गया है। यहाँ पे रखा गया है कि हर बिट का जो वैल्यू है उसका सीआरसी, उसका हम लोग पैरिटी निकालेंगे, तो उसका पैरिटी निकाला जाएगा। और पैरिटी अलग अलग जो बिट है उस बिट पोजीशन पर रखा जाएगा, एक जगह नहीं रखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं। जैसे देखो R1 जो है मतलब फर्स्ट पैरिटी बिट है R1, ये 7th बिट, 5th बिट, 3rd बिट को का पैरिटी रखेगा। और रवि कुछ बोल रहे हो क्या? ठीक है, R2 जो है वो 5th, 4th, रवि रंजन तुमको अनम्यूट कर रहे हैं, बार बार अनम्यूट करते रहो। उधर बात कर रहे हो, उधर आवाज आ रहा है, फिर अनम्यूट कर दिया। ठीक है, तो R2 जो है ये वाला, ठीक है, ये क्या करेगा, ये 5th बिट, 4th बिट, 2nd बिट और 1st बिट को रखेगा पैरिटी। R3 जो है वो कहाँ रखेगा, R3 कहाँ गया, यहाँ R4 है, मतलब यही है R3, मतलब डेटा पैटर्न में R4 है, लेकिन पैरिटी बिट में जो करेक्शन हैमिंग करेक्शन कोड है वो R3 है। ठीक है, तो ऐसा हम रखेंगे बात को। और अगर R3 डैमेज होता है मेरा, अगर ये डैमेज होता है ऑड और इवन में, तो हम समझ जाएंगे कि चौथा, सॉरी, 7वां, 6ठा और 5वां में से कहीं गड़बड़ होगा। इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे ये जो पैटर्न है वो डेटा वाला पैटर्न है, और जहाँ R है वो हमारा पैरिटी बिट वाला पैटर्न है। ठीक है, इसको तुम लोग देखना बहुत अच्छे से, और बहुत आसान है, कहीं कुछ नहीं करना है। और जैसे मान लो हमको डेटा भेजना है 1010, ये हमको डेटा 1010 भेजना है। ठीक है, 1010 हमको डेटा भेजना है, तो हमको R1, R2 और R4 तीनों कंप्यूट करना है इस डेटा के आधार पर। ठीक है, तो R1 जो है वो 3rd, 5th और 7th बिट पे कट करेगा। 3rd, 5th एंड 7th मतलब 1 1 0। ऑड है कि इवन है बताओ, नंबर ऑफ 1 ऑड है कि इवन है 110 में? इवन है, तो R1 का वैल्यू 0 हो गया। R2 के बारे में बात करें तो R2 जो है वो 3rd, 6th और 7th बिट को काउंट करेगा। 3rd, 6th एंड 7th मतलब 100 7th बिट को, मतलब 1 ऑड हो गया यहाँ पे, तो पैरिटी बिट में 1 होगा। तो R2 का जो वैल्यू है 1 हो गया। R3 में आओ तो R3 5th, 6th, 7th को रखेगा। 5th, 6th, 7th 101 मतलब इवन है, इसका वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ 101, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 0। ये सारा डेटा हम सेंड कर देंगे, 101010 बहुत बढ़िया बात। कोई
डिटेक्ट तो हम करना सीख लिए हैं, लेकिन समझो कि हम पहचानेंगे कैसे कि डेटा का एरर कहाँ पे है, कहाँ एरर हो रहा है, वो कैसे समझेंगे। तो हमको करना क्या है, ना इफ एरर फाउंड देन इट विल बी नोटेड 1 अदरवाइज 0। हम अब काउंट करेंगे किस किस बिट पैटर्न पे एरर आ रहा है, जहां जहां एरर आएगा उसको 1 से नोट करेंगे और जहां एरर नहीं आया उसको 0 से नोट करेंगे। ठीक है, फिर एक वैल्यू बनेगा हमको जहां से एरर हम पहचानेंगे। R1 को देखते हैं, तो R1 में R1 D3 D4 001 आता है, ये तो ऑड है, आना था इवन। इस नंबर के आधार पे जी, इस नंबर के आधार पे हम कंप्यूट कर रहे हैं। ये नंबर हमको, ये नंबर चला था लेकिन मिला हमको ये नंबर मिला, तो हम इसमें क्या चेंज कर दिए, ये थर्ड बिट पैटर्न चेंज हो गया, थर्ड बिट पैटर्न चेंज हो गया। तो थर्ड बिट पैटर्न जो है वो हमारा R1 में था, R1 में थर्ड बिट पैटर्न था, R2 में भी था और R3 में नहीं था। तो थर्ड बिट पैटर्न चेंज हम किए हैं, तो हमको R1 में R2 में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, R3 में तो कौन सा चेंज किए हैं, सॉरी ये तीसरा वाला मतलब फिफ्थ बिट कहाँ कहाँ है, तो R1 में है और R3 में है, दोनों जगह ये रिफ्लेक्ट करेगा एरर। तो मान लो ये वाला एरर मिला तो हम नोट कर दिए कि R1 में 1 मिला है, तो पहला एरर 1, दूसरा में एरर नहीं मिला तो उसको 0, तीसरा में फिर एरर मिला तो 1। तो हमको जो पैटर्न मिला 101 मिला कि नहीं मिला? यस सर, यस मिला। सर। 101, इस बाइनरी में 101 का डेसिमल वैल्यू क्या होगा? 5। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक, 2 मतलब 1 to 4 हुआ सर, हाँ, 5 हुआ 1 to 4 4 सर। और एक 5, तो 5, तो पांचवा 1 2 3 4 5, पांचवा बिट में एरर है, तो पांचवा बिट हम फ्लिप कर लेंगे, 1 है तो 0 कर देंगे, 0 है तो 1 कर देंगे, तो हमको डेटा करेक्ट मिलेगा। ठीक, यही था हमारा डेटा करेक्शन। ठीक है, इसके बाद हम मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल जो अभी जस्ट हम लोग खत्म किए हैं, तो इसको एक बार आप लोग देखिएगा। ठीक है, हमको लगता है इसमें आप लोग को रिवीजन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर रिवीजन की आवश्यकता होगी तो टेस्ट के बाद रिवीजन कराया जाएगा। अगले क्लास में द डे आफ्टर टुमारो योर MC विल बिगिन। ओके, अभी यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट। सर जो CSMA-CD था वो वायरलेस नेटवर्क के लिए ना था सर? फिर से बोलो। CSMA-CD CSMA-CD, हाँ बोलो। वो वायरलेस नेटवर्क के लिए ना था? नहीं, डिटेक्शन जब भी होगा वो फिजिकल नेटवर्क में होगा, डिटेक्शन जब भी होगा वो फिजिकल नेटवर्क में होगा। और वायरलेस के लिए हम अवॉइड करेंगे कोलिजन अवॉइडेंस। मतलब बात किए थे कि कोलिजन जो है हमारा, जब भी कोलिजन होगा तो 2 वोल्टेज पैटर्न अगर एक साथ मिल जाता है तो हमको बहुत हाई वोल्टेज हमको पैटर्न मिलता है हमारे चैनल पे। हमको पता है कि हम 5 वोल्ट ही यूज कर रहे थे 0-1 के लिए, और -5 हम 1 के लिए यूज कर रहे थे, और एकाएक हमको 10 वोल्ट मिलता है या 5 वोल्ट से ज्यादा मिल जाता है, तो हमको बड़ा आराम से डिटेक्ट हो जाएगा, कोई बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको 220 घर में आता है, 220 वोल्टेज घर में आता है, जिस दिन 350 और 400 वोल्ट आएगा तो हम समझ जाएंगे ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ या कहीं कुछ हुआ है, कोई बताएगा थोड़े फोन करके कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। हाई वोल्टेज जैसे ही आएगा हम समझेंगे कि कुछ गड़बड़ हुआ है। एग्जैक्टली शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट हुआ है, हाँ कुछ हुआ है, हाई वोल्टेज आ रहा है, फटाफट बत्ती पंखा लाइट और ये सब ऑफ करना शुरू कर दोगे। लेकिन होता है क्या है कि जब हम एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं, वेव की बात करते हैं, तो वेव में जब कोलिजन होता है तो वो एनर्जी इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है कि हम रिसीव कर लें उस वेव को और हम समझ जाएं कि मेरा ये हुआ है, मतलब कोलिजन हुआ है। ठीक है, 2 सेम फ्रीक्वेंसी में 2 वेव अगर कोलाइड करता है, दोनों मिलके जो हाई एनर्जी बनता है वो पिछले एनर्जी से, ओरिजिनल एनर्जी से 5 या 10% अप होता है। ठीक है, जिसको वायरलेसली सेंस कर पाना मुश्किल है। ठीक है, तो वायरलेस में हम कोलिजन डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, यही कारण था कि हम लोग कोलिजन अवॉइडेंस वाला टेक्निक यूज कर रहे थे, कोलिजन अवॉइडेंस की टेक्निक हम यूज कर रहे थे। और
यहाँ फिजिकल में हम पता कर पाते थे कि कोलिजन है तो हम डिटेक्ट करते थे और डिटेक्शन के बाद उसको रिजॉल्व करते थे। उसके पहले सर नहीं खपाते थे, भेज देते थे, टकराव हो गया तब फिर हम लोग बात विचार करके झगड़ा शांत करेंगे। ठीक है, चलो बंद करें। ओके, बाय बाय। Thank you, Bye, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir.